हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रंगभूमि के औपन्यासिक शिल्प पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रंगभूमि प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक उपन्यास है। यह वह उपन्यास है जिसकी रचना उन्होंने एक स्वतंत्र माहौल में की, अर्थात प्रेमचंद इस उपन्यास की रचना से पूर्व अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे। इससे पूर्व के उपन्यासों में प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को उठाया और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। लेकिन यह प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी साहित्य का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें तद्युगीन राजनीतिक क्रिया व्यापार को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास की विषय वस्तु बनाया और असहयोग आंदोलन के प्रभाव का भी अंकन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों को प्रस्तुत करने के लिए मिस्टर क्लर्क जैसी अंग्रेजी पात्र को भी गढ़ा। और इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमचंद ने समाज के अति साधारण व्यक्ति को उपन्यास के नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज के अति निम्न कोटि से आए अंधे भिखारी सूरदास को उन्होंने जनता का प्रतीक बना सबल एवं अत्याचारी सत्ता के विपक्ष में खड़ा किया है और उसे उन ऊंचाइयों तक ले गए जहां तक पहुंचना बड़े से बड़े व्यक्ति के बस की बात नहीं। इन सभी दृष्टियों से रंगभूमि उपन्यास अपने आप में एक मौलिक रचना है जो कि प्रेमचंद की महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करती है। रंगभूमि उपन्यास में यथार्थ और आदर्श दोनों रंग देखने को मिलते हैं। रंगभूमि की मुख्य कथा का जिससे संबंध है वह उद्योगीकरण, यह तद्युगीन समाज का यथार्थ है। स्वाधीनता आंदोलन की प्रस्तुति तद्युगीन यथार्थ है और इन सबसे संबंधित पात्र जैसे सूरदास, विनय, रानी जानवी आदि आदर्शवादी मानसिकता की उपज है। वस्तुतः युग यथार्थ का चित्रण करने हेतु अलग पात्र आए और व्यवस्था में जैसा बदलाव चाहिए था उसकी अभिव्यक्ति में अलग पात्र आए। जॉन सेवक, चतारी के राजा महेंद्र कुमार, क्लार्क आदि के माध्यम से लेखक ने इस युग के यथार्थ को चित्रित किया है, जबकि सूरदास, विनय, इंद्रदत्त, रानी जानवी, डॉक्टर गांगुली जैसे पात्र व्यवस्था में बदलाव चाहने वाले पात्र हैं। इसी कारण उनकी उपज आदर्शवाद की भावभूमि से हुई है। अतएव प्रेमचंद तद्युगीन जीवन की सच्चाइयों और समस्याओं को गहराई से समझते थे। उनको समझाने के लिए वह उपन्यास में उनका यथार्थ अंकन करते थे, लेकिन इससे कैसे निपटा जाए
इसके लिए वह आदर्शवाद का सहारा लेते दिखते हैं, क्योंकि इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सूरदास जैसी दृढ़ता और संघर्षशीलता होनी चाहिए। भले ही सूरदास संघर्ष करते हुए मर जाता है, लेकिन मरते दम तक वह निराश नहीं होता। उसे विश्वास है कि हम एक दिन जरूर जीतेंगे और मरने के पश्चात उसकी मूर्ति की स्थापना उसकी नैतिक विजय है। चतारी के राजा महेंद्र कुमार उसकी मूर्ति के नीचे दबकर मरना प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्था की मौत है, सत्ता पक्ष के जर्जर होने का संकेत है, जिन्हें सूरदास मरकर भी मार सकता है। अतः यहाँ प्रेमचंद का आदर्शवाद है। रंगभूमि उपन्यास में वस्तु संगठन में घटनाओं का वर्णन करते हुए लेखक का अतिरंजित हो जाना इसे कुछ कमजोर बनाता है। रंगभूमि उपन्यास में ऐसा अनेक स्थलों पर हुआ है। सोफिया के घर छोड़कर कहीं चले जाने के प्रकरण में जब प्रेमचंद प्रभु सेवक की बेचैनी का वर्णन करते हैं तो इसी अतिरंजना का शिकार हो जाते हैं। यदि रंगभूमि उपन्यास को वर्णन कला की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि यह एक वर्णनात्मक उपन्यास है, जिसमें लेखक ने कथा, घटनाओं, पात्रों, उनके चरित्र, अंतर्द्वंदों एवं मनोभावों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत किया है, जो कि एक वर्णनात्मक उपन्यास की विशेषता है, जिसके कारण इसके बहुत से पात्रों एवं घटनाओं का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाया है। कोई भी साहित्यकार किसी भी कृति की रचना किसी न किसी उद्देश्य से करता है। प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना समाज में लोगों को जागरूक बनाने और वैचारिक दृष्टि देने के लिए की थी। उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह भारत के परतंत्र होने की समस्या थी। इस परतंत्रता के माहौल में ना तो देश का समुचित विकास हो पा रहा था और ना ही आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भविष्य नजर आ रहा था, क्योंकि सत्ता के लिए तो अपने हित ही सर्वोपरि थे। हालांकि अंग्रेजी राज के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका था और आंदोलन होने लगे थे। गांधी जी जैसे नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी हुआ। इस परतंत्रता के जुए को उतार फेंकने के लिए जन जन की जागरूकता आवश्यक थी। प्रेमचंद भी इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने सूरदास जैसे दृढ़, संघर्षशील और आदर्शवादी चरित्र की रचना की और एक तरह से उपन्यास के पाठक वर्ग को स्वाधीनता आंदोलन में इसी दृढ़ता के साथ सक्रिय भागीदारी लेने के लिए प्रेरित किया। यही रंगभूमि उपन्यास लिखे जाने का प्रेमचंद का मूल उद्देश्य था। प्रेमचंद ने अपना लेखन कार्य उर्दू से प्रारंभ कर बाद में हिंदी को अपनाया। उनके आरंभिक उपन्यास तो मूल रूप से उर्दू में ही लिखे गए। इसके चलते इनकी आम लोगों की भाषा बनी। दूसरा, प्रेमचंद का स्वयं मानना था कि विषय वस्तु जिस वर्ग की हो उसी के अनुकूल भाषा होनी चाहिए और पाठक वर्ग तक सही भावनाओं को सुदृढ़ वाहक भी होना चाहिए। यह एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था,
जिसे प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में बड़ी कुशलता से किया, क्योंकि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र और रंगभूमि उपन्यास के पात्र भी शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग से लेकर ग्रामीण अनपढ़ गंवार तक के हैं। प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास में इस चुनौती को बड़ी कुशलता से लाया और उसका सामना किया। रंगभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने पात्रानुकूल एवं परिस्थिति अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए इसे अपने भावों की सशक्त वाहक भी बनाया। सूरदास की ग्रामीण एवं सहज मानसिकता का वर्णन लेखक ने इन शब्दों में किया है। सूरदास कहते हैं, इनकी चिंता ना कीजिए, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि के हाथ है। हम तो खाली मैदान में खेलने के लिए बनाए गए हैं। सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेलते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारी जीत हो, लेकिन जीत एक की ही होती है। तो क्या इससे हारने वाले हिम्मत हार जाते हैं? वे फिर खेलते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर खेलते हैं। कभी ना कभी तो उनकी जीत होती ही है। जो आपको आज बुरा समझ रहे हैं, वे कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। हाँ, नियत ठीक रहनी चाहिए। मुझे क्या उनके घर वाले बुरा न कहते होंगे जो मेरे कारण जान से गए। लेखक ने इन पंक्तियों द्वारा सूरदास के चरित्र की दृढ़ता एवं सादगी का सहज अंकन किया है। सूरदास की विशिष्ट मानसिकता का विशिष्ट शब्दों द्वारा अंकन किया है। उसके परंपरागत विश्वासों और मानवीयता का चित्रण किया है। सूरदास द्वारा कारण जैसे शब्दों का प्रयोग करवाकर ग्रामीण पृष्ठभूमि को बनाए रखा है और पाठक को भी इससे परेशानी नहीं। इसी प्रकार प्रेमचंद ने कस्बे और उसमें बने झोपड़ों का सुंदर बिंब भी सूरदास की जीवन शैली का वर्णन करते हुए बांधा है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना रंगभूमि उपन्यास के औपन्यासिक शिल्प के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।